हेड ऑफ स्टेट क्या है डोमिनियन में, कि वो जो है फॉरेनर होगा कोई, उन्हीं लोगों का साइन यहाँ पे मौजूद है। हेड ऑफ स्टेट जो है वो चुने जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कि डीपीएसपी में एक आर्टिकल है, कौन सी, आर्टिकल 51 है, जो बोलता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने बात किया था पॉलिटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन में, जो था जो संविधान बनने की जो प्रोसेस था, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें हमने देख लिया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे बना, और फिर उसमें जो है कितने टाइम तक कैसे सेशन हुए, फिर कैसे जो है फाइनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। तो आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे, उसी को आगे करेंगे। फिर इस क्लास में देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पढ़ेंगे, और जो है लोगों को के द्वारा कहा जाता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है, इसी का जो मेन जो है एक पाथ, एक आइडिया, एक जो है वे जो तैयार किया, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने ही किया, जिसमें इंडिया का जो इंस्पिरेशन है, लोगों का जो कैसा इंडिया बनेगा, कैसा होगा हमारा भारत, जो हम आज़ाद होंगे तो कैसा हम देखना चाहते हैं, क्या रूल्स एंड प्रोसीजर रहेगा, तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में रिफ्लेक्ट होता है। तो इन चीज़ को देखेंगे। फिर देखेंगे हमारा कि माउंटबेटन प्लान है, या फिर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो प्लान है, तो और डोमिनियन स्टेटस जो मिला, या फिर इंडिया पाकिस्तान का जो डिवीजन हो, उन चीज़ों को देखेंगे। जो फंक्शंस ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो मेन फंक्शंस हुए, या फिर उसमें जो नोटिसेबल है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको देख लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट कमेटी और उसके जो चेयरपर्सन रहे, उनको देख लेंगे। तो बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्लास करने। तो दोस्तों, जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो कहा जाता है फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। और जो है ये जो है जो इंट्रोड्यूस किया गया है, ये 13 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है, जो पहली बार जो की उसकी जो बैठक हुई, तो वो हुई 9 दिसंबर 1946 में हुई पहली बार। फिर सेकेंड जो बैठक हुई, तो इस में जो है परमानेंट उनके जो है क्या था, प्रेसिडेंट नहीं था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया। तो 11 दिसंबर 1946 को जो है यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे बैठक हुई, लेकिन एक्चुअल बैठक ये दोनों नहीं हुई थी। परमानेंट जो है प्रेसिडेंट बना दिया कि इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। तो वो तब तक, जब तक संविधान नहीं बन गया, तब तक वो प्रेसिडेंट बने रहे। फिर उसके बाद जो है उसको जो है संविधान बनने के बाद जो है हेड ऑफ स्टेट यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माना गया, ठीक है। तो चलते हैं कि जो इसके बाद जो 13 दिसंबर आया, 13 दिसंबर 1946, तो ये डेट जो है ये एक्चुअल बैठक है। ये 13 दिसंबर 1946 जो है ये एक्चुअल बैठक है, जिसमें डिस्कस हुआ चीज़ें, और इसी में जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है लाया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा में एडॉप्ट कर लिया गया 22 जनवरी 1947 से। तो 22 जनवरी 1947 को एडॉप्ट कर लिया गया। तो इंट्रोड्यूस कब हुआ? 13 दिसंबर 1946 को। यही एक्चुअल बैठक था संविधान सभा का। अगर आपको दिया गया फर्स्ट सेशन जो होगा, फर्स्ट सीटिंग जो ये होगा 9 दिसंबर, अगर बोलेगा कि एक्चुअल फर्स्ट सीटिंग अगर पूछा जाएगा, तो आपको ये लगाना पड़ेगा 13 दिसंबर 1946 लगाना पड़ेगा। और जो वहीं पे एडॉप्ट कब किया गया? 22 जनवरी 1947 में एडॉप्ट किया गया। तो ये था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया। तो जो है इसके थीम्स जो है, उन चीज़ों को एक्चुअली हम देख लेंगे कि क्या थीम्स है, एक्चुअली क्या बताना चाहता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और वो कैसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बहुत सारे टेक्निक टर्म्स है, हम ट्राई करेंगे कि उसको थोड़े सिंपल वर्ड में समझे। थोड़ा मैं उसको टाइम लूँगा थोड़ा समझाने का। तो जो पहला जो सेंटेंस है, तो वो लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, इंडिपेंडेंट सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडिया विल बी इंडिपेंडेंट सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मतलब इंडिया जो होगा, हम जो इंडिया बनाना चाहते हैं, वो इंडिपेंडेंट होगा, सॉवरेन होगा। सॉवरेन का मतलब ये है कि कोई भी देश या फिर कोई भी आर्बिट्रेरी पावर हमारे ऊपर जो है शासन नहीं कर पाएगा, जैसे ब्रिटिश हमें कर रहा था। तो हम वहाँ से हम सॉवरेन रहेंगे, हम अपनी खुद की चीज़ें लॉ बनाएंगे, खुद को रेगुलेट करेंगे, जो जब चीज़ ज़रूरत होगा वो इस हिसाब से काम करेंगे, ये वो सॉवरेन। और डेमोक्रेटिक जो लोग, डेमोक्रेटिक मीन्स लोग हमें जो है, जैसा कि अभी डेमोक्रेटिक आप सुनते होंगे कि लोग के द्वारा जो चुने जाते हैं, तो उसको डेमोक्रेटिक बोलते हैं, ठीक है। पीपल्स के जो वॉइस को चुना जाता है, उसको डेमोक्रेटिक बोलते हैं। फिर रिपब्लिक का मतलब है कि जो रिपब्लिक उसको बोलते हैं जहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, हम लोगों का इंडिया का, वो हेड ऑफ स्टेट है, और उनको जो है हेड ऑफ स्टेट जो है पीपल के द्वारा चुने गए हैं। तो हेड ऑफ स्टेट जो है वो चुने जाते हैं, तो उसको बोलते हैं रिपब्लिक। तो इंडिया में वैसे डायरेक्टली चुने नहीं जाते हैं, तो वैसे इनडायरेक्टली है, लेकिन चुने तो जाते हैं। लेकिन यूके में क्या है कि वहाँ पे मोनार्क है, वहाँ पे मोनार्क करता है, तो वो रिपब्लिक नहीं है, लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेटिक है, क्योंकि लोगों के द्वारा वहाँ के पीएम चुने जाते हैं।
तो इंडिया क्या होगा, इंडिपेंडेंट सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। एंड दूसरा पॉइंट है कि इंडियन प्रोविंसेस आर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। दूसरे पॉइंट में ये क्लियर कर दिया कि इंडिया की जो टेरिटरी होने वाला है वो कौन सी टेरिटरी होगा। जो आर्टिकल 1 में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया जा रहा है, इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब उसी आर्टिकल्स को देखिए कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा। इंडियन प्रोविंसेस आर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ प्रोविंसेस के बाद कह दिया कि इंडिया का कौन सा टेरिटरी होगा, वो कह दिया इट इम्प्लाइज यूनियन ऑफ इंडिया जो फॉर्म करेगा जो है इंडिया के जितने प्रोविंसेस है, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट में बोला गया है फ्रीडम ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, एसोसिएशन, वोकेशन। आप अगर इसको गौर से देखेंगे और प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो इनमें से बहुत सारा वर्ड जो है प्रियम्बल में डिक्टो आपको वहीं पे मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं फिर से यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, ये जो है आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 19 है तो फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन की बातें करता है, ठीक है। उसी में वोकेशन की बात हुआ है, एसोसिएशन की बात हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं, बिलीफ और से तो सब चीज़ें हैं जो है ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है। मतलब आप देखिए कि थर्ड में जो है फंडामेंटल राइट को जो है किसी ना किसी तरीके से डिफाइन कर दिया। फंडामेंटल राइट का हमें कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्शन मिलता है थर्ड पॉइंट में। और फोर्थ है जो है एडेक्वेट सेफगार्ड टू माइनॉरिटीज एंड पीपल्स ऑफ बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज। तो यहाँ पे डायरेक्ट बोला गया कि सेफ गार्ड दिया जाएगा माइनॉरिटी क्लास को, बैकवर्ड या फिर जो है ट्राइबल एरिया जो है उनके लिए, अगर वो पिछड़े हैं तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाएंगे, लॉ बनाए जाएंगे और उनको ऐसे जो है सेफ गार्ड दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में किस किस चीज़ों को मेंशन है, तो आप बोलेंगे माइनॉरिटी के बारे में मेंशन है, ट्राइबल एरियाज को सेफ गार्ड देने की मेंशन है, फिर जो है यूनियन ऑफ इंडिया कैसे होगा वो उस टाइप का मेंशन है, फिर जो इंडिया कैसा बनेगा, इंडिया का नेचर कैसा रहेगा तो वो मेंशन है। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस इन वर्ल्ड कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो है राइटफुल और ऑनर्ड प्लेस, मतलब हम रिस्पेक्टेड प्लेस चाहते हैं, अच्छा काम करें ताकि हमारे वर्ल्ड में भी रिकग्निशन हो, तो वो चीज़ें हैं। एंड जो है वर्ल्ड में पीस, शांति बनाए रखे, क्योंकि हमारा जो शांति का पितामह कहा जाता है गांधी जी को, तो हम उनकी फिलोसफी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। तो वर्ल्ड पीस को मेंटेन करेंगे, ह्यूमन वेलफेयर को मेंटेन करेंगे। तो ये सारे जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। और आपको ये देखने के लिए मिलेगा फिफ्थ पॉइंट में जो कह रहा है कि जो वर्ल्ड पीस को प्रमोट करना है, तो डीपीएसपी में एक आर्टिकल है, डीपीएसपी में एक आर्टिकल है, आर्टिकल का नाम कौन सी आर्टिकल है आप बताना कि डीपीएसपी में एक आर्टिकल है, कौन सी आर्टिकल 51 है, जो बोलता है कि इंटरनेशनल जो पीस हो उसको प्रमोट करना है डीपीएसपी में, ठीक। तो दोस्तों हमने ये देख लिया कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो हमें एक रास्ता बताया, एक मार्ग दिखाया कि हम ऐसा संविधान चाहते हैं, इसी हिसाब से जो है वर्क हुआ, देन जो है हमारी संविधान बन गई। देखिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये हमें मार्ग दिखा रहा है, इससे हम इंस्पायर्ड होकर क्या कर रहे हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना लिए। COI में शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसे, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे राइट्स, वो सारी चीज़ें प्रोविजन है, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो या फिर रिलीजियस चीज़ें हो, फंडामेंटल राइट्स हो, DPSP हो, वो बहुत सारी चीज़ें हमें मिली है। जो लॉ ऑफ द लैंड जो सुप्रीम डॉक्यूमेंट माना जाता है, कस्टोडियन ऑफ जो है कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, किसको बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमें प्रोवाइड किया मिला है। तो ये मार्ग कौन दिखा रहा है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बन रहा है। और जो यहाँ पे एक चीज़ देखते होंगे कि आप प्रियम्बल क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो समरी है, समरी, तो उसको प्रियम्बल में मेंशन है। बेसिकली आप कहीं पे कोई टूर करते हो, कहीं जाते हो तो उसका समरी बताना होता है तो आप समरी में बताते हो। उसी तरीके जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो समरी बताओगे तो आप बोलोगे प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या है एक समरी है या फिर थीम है, या फिर उसको ये कह सकते हो फिलोसफी को बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक। तो उसी तरीके से ये जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से गया कहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया क्या दे रहा है, समरी दे रहा है। मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है प्रियम्बल का जो है एक जो फिलोसॉफिकल जो वर्ड कहेंगे तो वो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि माउंटबेटन प्लान या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो यही अकेला एक्ट था जिसने जो पार्टीशंस को मंजूर किया था। क्योंकि जो अब तक जो है कोई भी एक्ट जो हमारा है पार्टीशंस को जो है मंजूर नहीं किया है। जो पार्टीशंस एक्सेप्ट किसने किया, ये जो है माउंटबेटन प्लान ने एक्सेप्ट किया पार्टीशन को। और
इसने ये बोला कि जो है इंडियन जो टेरिटरी था पूरा, उसको पार्टीशन करके दो टेरिटरी बनेगा, एक इंडिया का टेरिटरी बनेगा, एक पाकिस्तान का बनेगा। बाकी आपको पता है कि जो है प्रिंसली स्टेट था, तो प्रिंसली स्टेट को बोला ये गया कि आप या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो या फिर इंडिया को ज्वाइन कर लो या फिर आप खुद इंडिपेंडेंट रह सकते हो। लेकिन जो है इंडिया और पाकिस्तान को फुल्ली जो आज़ादी है वो आज़ादी नहीं मिली, जो हम अभी जो एक्सरसाइज करते हैं, जो रिपब्लिक जो अभी है वो हम भी नहीं, तो सिर्फ वहाँ पे डोमिनियन स्टेटस मिला है। डोमिनियन स्टेटस कहने का मतलब है कि जो हेड ऑफ स्टेट है जो होगा, किसी भी डोमिनियन का मतलब है कि हेड ऑफ स्टेट। जैसा कि इंडिया में अभी हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो अपना ही देश का लोग हैं चुने जाते हैं। जो शर्त यही होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए इंडियन सिटीजन होना होगा। तो लेकिन हेड ऑफ स्टेट क्या है डोमिनियन में, कि वो जो है फॉरेनर होगा, कोई फॉरेनर अगर हेड ऑफ स्टेट होगा तो उसको डोमिनियन स्टेट बोला जाएंगे। जैसा कि अभी रिसेंट एग्जांपल आप ले लो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हेड ऑफ स्टेट क्या है? अभी भी यूकेन के जो क्वीन है या फिर किंग है, तो वो अभी भी वहाँ का हेड ऑफ स्टेट हुआ करता है, इसलिए जो है ऑस्ट्रेलिया डोमिनियन स्टेट है। तो उस समय जो है इंडिया और पाकिस्तान को सिर्फ जो फुल्ली जो है सॉवरेन रिपब्लिक नहीं मिला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं बना था, वो सिर्फ वहाँ पे जो है डोमिनियन स्टेटस मिला। और ये तब मिलेगा हमें, जो अभी फुल फ्लेज आज़ादी, वो तब मिलेगा जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा 26 जनवरी 1950 में, जब हम इन्हें इन्फोर्स कर लेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुन के आएगा, तो हम वहाँ से जो फुल्ली हम सोवेरियन बन जाएंगे और इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाएंगे। ठीक, अब चलते हैं कि जो इसी जो माउंटबेटन प्लान में है, 3 जो पॉइंट था वो काफ़ी रिकॉग्नाइजेबल था और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पूछ लिए जाएंगे। तो पहला पॉइंट है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट जो माउंटबेटन प्लान था, उसने ये कह दिया कि जो है जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है उसको सॉवरेन बॉडी डिक्लेयर कर दिया। सॉवरेन बॉडी बनने से ये हो गया कि अब जो है ये बॉडी जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो अपने देश की लोग, तो ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट बनाएगा वो बाध्य होगा, वो उनको खुद एक्सेप्ट कर सकता है, लीगल लॉ बना सकते हैं, सब चीज़ें। वो अब फॉरेनर किसी भी चीज़ों से आप पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला उस पर, सॉवरेन बॉडी होने का मतलब। अगर सॉवरेन नहीं होता तो जो है हेड ऑफ स्टेट जो है, मतलब सॉवरेन अगर बॉडी नहीं हो पाता तो ब्रिटेन जो है अपने लॉ के लेजिस्लेशन के थ्रू या फिर कुछ के थ्रू कुछ भी मतलब कर सकते थे जो अनसर्टेन हो सकते थे। इसलिए उसको क्या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को सॉवरेन बॉडी बना दिया, जैसा कि जो है इस बॉडी में और बाहरी का इंटरफेरेंस 0 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट था वहीं पे कि जो है इसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो है 2 सेपरेट फंक्शन कर दिया गया, एक ही बॉडी का 2 अलग अलग टाइम में सेपरेट फंक्शन, कि ये सेपरेट डेज में, यही बॉडी सेपरेट डेज में अलग अलग दिनों में एक कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी का काम करेगा और एक लेजिस्लेटिव बॉडी का काम करेगा। कब वो कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी का काम करेगा? जब वो संविधान से रिलेटेड कुछ भी काम करेगा तो वो कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी का काम करेगा, जिसका जो प्रेसिडेंट कौन है? जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सॉवरेन बॉडी डिक्लेयर कर दिया, पहला पॉइंट। दूसरा सेपरेट फंक्शन हो गया, पहला फंक्शन जो कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी बना दिया। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट उसका कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसका प्रेसिडेंट है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं आया है। और जो है यहाँ पे दूसरा जो उसका जो फंक्शन है लेजिस्लेटिव बॉडी, तो इस बॉडी का जो है जो स्पीकर या फिर चेयरमैन जो बनाया गया, जीवी मावलंकर को बनाया गया। लेजिस्लेटिव बॉडी तो जो रूल्स वगैरह कुछ बनाएगी उस टाइम के लिए, उस टाइम जो लेजिस्लेट किया जाएगा, तो जो स्पीकर कौन है? जीवी मावलंकर है। तो फर्स्ट आप को ये फैक्ट्स याद रखना है कि जो फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिया है, जो फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिया जो पूछा जाएगा तो वो है जीवी मावलंकर। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? जीवी मावलंकर। तो 2 फंक्शन क्लियर हो गए। एंड थर्ड पॉइंट जो क्लियर जो बोला था कि विड्रॉल ऑफ मुस्लिम लीग अभी भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट था, लेकिन माउंटबेटन प्लान के बाद मुस्लिम लीग भले नहीं आ रहा था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, लेकिन पार्ट तो था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया माउंटबेटन प्लान के बाद, क्योंकि वहाँ पे अलग जो डोमिनियन दे दिया पाकिस्तान को, अलग डोमिनियन बना दिया, तो वहाँ से जो मुस्लिम लीग का जो मेंबर था वहाँ से जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से विड्रॉ कर लिया और ये 90 मेंबर्स के साथ में अपना पाकिस्तान चला गया। ठीक, तो माउंटबेटन प्लान ने पार्टीशन को एक्सेप्ट किया। सबसे पहला पॉइंट वो 3 जून 1947 में आया। दूसरा पॉइंट याद रखने की जरूरत, और जो है इसी को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 भी कहते हैं, तीसरा पॉइंट। और जो इंडिया पाकिस्तान को ये डोमिनियन स्टेटस दिया, चौथा पॉइंट। और डोमिनियन का मतलब ये है कि हेड ऑफ स्टेट क्या होगा? फॉरेनर होगा, एंड प्रिंसली स्टेट कहीं भी ज्वाइन कर सकता था। और ये 3 पॉइंट जो है सॉवरेन बॉडी बना दिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, इसका 2 फंक्शन कर दिया अलग अलग, और जो है पाकिस्तान अलग चला गया अपना।
अब हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो है कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को देख लेते हैं जो काफ़ी नोटिसेबल है। तो जो है वो सबसे पहला ये कि जो कॉमनवेल्थ जो है, आपको कॉमनवेल्थ के बारे में बहुत बार सुने होंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स होता है, कॉमनवेल्थ नेशन है। तो कॉमनवेल्थ वही लोग हैं जितने भी जो ब्रिटिश के कॉलोनीज थे, तो सारे ब्रिटिश के कॉलोनीज में बहुत सारे कुछ सिमिलरिटीज़ थे, क्योंकि वही लोग रूल किए थे, तो लॉज वगैरह सब चीज़ बहुत चीज़ें सिमिलर हैं। तो उन सब का एक संगठन है, तो उन्हीं कॉलोनीज का ब्रिटिश का, तो उसी को कॉमनवेल्थ बोला जाता है। ठीक, मई 1949 में जो है कॉमनवेल्थ को जो है रेटिफाई कर दिया। ये कौन किया? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। कब पूछ लिया जाएगा कि कॉमनवेल्थ को कब रेटिफाई किया गया? मई 1949 को। और नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम जो है इसको जो है एडॉप्ट किया गया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो सारे काम हुए और फाइनल सेशन, ये तीनों चीज़ कब हुआ? 24 जो जनवरी है 1950 में ये जो तीनों काम हुए। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया, नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और फाइनल जो सेशन हुआ 24 जनवरी 1950 में, ये सारे काम हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टोटल जो है सेशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 11 सेशन हुए, और इसमें जो है कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा। और जो टोटल एक्सपेंडिचर खर्चा जो है वो लगभग 64 लाख के करीब खर्चा हुए। तो ये जो फैक्ट्स है, ये चीज़ें है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कॉमनवेल्थ वाला जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉमनवेल्थ जो रेटिफाई किया गया वो था 1949 में। अब आगे बढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंट कमेटीज़, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से जो इंपॉर्टेंट कमेटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इसमें जो 7-8 कमेटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने सीधा उसको लिख दिया है कि जो किसने हेड किया है, तो मेजर कमेटीज़ था उनको लिख दिया है। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो हेड किए गए कमेटीज़ थे, तो वो उसके लिस्ट देख लेते हैं। तो वो है यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट कमेटी। यहाँ पे एक चीज़ याद रखने की जरूरत है कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का हेड कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। यहीं पे अगर प्रोविंशियल जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हो जाता तो हमारे जो सरदार पटेल थे, तो वो थे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो था उनका हेड कर रहे थे। तो जवाहरलाल नेहरू 3 कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी एंड स्टेट कमेटी, इन सब कुछ हेड कौन करते थे? जवाहरलाल नेहरू। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, इनकी जो 2 कमेटी है, ये स्टीयरिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टीयरिंग कमेटी को हेड कर रहे थे। एंड रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी जो है ये, और स्टीयरिंग कमेटी को कौन हेड कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड जो है सरदार पटेल, तो हमने देखा आगे में कि जो है प्रोविंशियल कमेटी का कौन हेड कर रहे थे? सरदार पटेल। और फंडामेंटल राइट से जो रिलेटेड आए, या फिर माइनॉरिटी से रिलेटेड आए, या फिर जो ट्राइबल से रिलेटेड आए, तो पटेल के नाम पे। पटेल के नाम में कौन कौन? जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी और फंडामेंटल राइट में एडवाइजरी कमेटी अगर होगा, या फिर माइनॉरिटी, ट्राइबल या फिर एक्सक्लूडेड एरिया से रिलेटेड जो भी कमेटी होगा, वो जो है सरदार पटेल जो हेड कर रहे थे। और जो BR अम्बेडकर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कमेटी था वो ड्राफ्टिंग कमेटी, उसको हेड कर रहे थे BR अम्बेडकर। इसलिए संविधान का निर्माता जो कहा जाता है BR अम्बेडकर कहा जाता है, क्योंकि ये कमेटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और 7 मेंबर्स की ये जो कमेटी थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है उसके बाद डिफरेंट जो है कमेटीज़ बनी थी, और उसके चेयरमैन को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो है चेयरपर्सन जो थे, चेयरमैन थे, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो मेंबर्स है इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं UPSC या PCS किसी भी एग्जाम में, इसके मेंबर्स पूछे लिए जाते हैं। जो ड्राफ्टिंग कमेटी में जो था वो 7 मेंबर्स थे, और इसमें जो है इसका जो सेटअप हुआ था 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी को सेटअप किया गया था। और जो है इसके चेयरमैन आपको पता होगा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर है, जैसा कि हमने देखा। और जो है इसके डिफरेंट मेंबर्स जो है बाकी 6 मेंबर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो N गोपाल स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K मुंशी, ये याद रखेंगे K मुंशी को, कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी का ही मेंबर थे K मुंशी। तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, और ये थे TT कृष्णमाचारी। तो जो है ऊपर के जो मेंबर्स थे वो जो है
जो है वो पूरा जो है टेन्योर जितना भी होगा उनका, तो वो हमेशा जो है पूरे टेन्योर को एंजॉय किए थे। लेकिन जो दो नीचे के जो मेंबर्स हैं, तो एक की जो है एक हेल्थ बैकग्राउंड थे, एक जो है BL मित्तर जो थे उन वो हेल्थ बैकग्राउंड के कारण जो है रिजाइन कर दिए थे, तो उसके प्लेस में आया था माधव राव। एंड जो है ये DP खैतान साहब जो है इनकी जो है डेथ हो गई थी, तो इनको रिप्लेस करके आए थे कृष्णमाचारी। तो ये हो गए ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और सेटअप कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 में। 7 मेंबर से हेडेड बाय द BR अम्बेडकर। अब दोस्तों हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ, फिर संविधान बना, फिर प्रियम्बल बना। तो जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनने में आपको पता है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, 64 लाख रुपए खर्चा हुआ, ठीक। एंड जो है इसके अलावा जो है 11 सेशन हुआ। 26 नवंबर 1949 को है जो है संविधान बनकर तैयार हो गया। तो उसी डेट में जो है यहाँ पे कुछ जो प्रोविजंस थे उनको जो है इनेक्ट किया गया था, एडॉप्ट किया गया था। तो इससे रिलेटेड एक फैक्ट्स बताना चाहूँगा, वो याद रखिएगा, क्योंकि जो है जो उस डेट में जो थे 26 नवंबर 1949 में जितने भी लोग मौजूद थे, तो उन्हीं का जो साइन है, जो लास्ट में जो है संविधान है, आपको देखने के लिए मिलता है कि जो ओरिजिनल संविधान है बहुत खूबसूरत, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, और जो उसकी कैलीग्राफी काफ़ी अट्रैक्टिंग है। जो आर्टिकल्स है, प्रोविजंस है, उसके बाद में जो जितने लोग प्रेजेंट थे वहाँ पे, तो उनके नाम और साइन लिखे हुए हैं। तो 284 लोगों के साइन है। इसका रीज़न यही है कि 284 जो लोग हैं वहाँ पे मौजूद थे 26 नवंबर 1949 में जो है संविधान सभा के जो एडॉप्शन में, तो उन्हीं लोगों का साइन यहाँ पे मौजूद है। तो ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो इसके अलावा भी हम चलते हैं कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे, तो उनको याद रखेंगे। जो संविधान जो सभा का जो सिंबल था आपसे पूछ लिया जाएगा, तो अगर संविधान सभा का सिंबल पूछ लिया जाएगा तो आप बताएंगे कि जो एलिफेंट है संविधान सभा का सिंबल था। और जो वहीं पर आपको एडवाइजर पूछ लिया जाएगा कि हु इज़ द एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो एडवाइजर था वो था सर BN राव। और जो है अगर आपसे पूछ लिया जाएगा हु इज़ द सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी में आप बताएंगे IVR अयंगर जो है वो सेक्रेटरी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। एंड जो है जो आपको जो चीफ, ये जो संविधान बना है इसको ड्राफ्ट जो किया है, जो चीफ ड्राफ्टमैन जो थे, चीफ ड्राफ्ट पर्सन जो थे, उनका नाम था SN मुखर्जी। तो SN मुखर्जी कौन थे? चीफ ड्राफ्टमैन थे। तो SN मुखर्जी चीफ ड्राफ्ट पर्सन, ठीक। जो खूबसूरत जो कैलीग्राफी है संविधान की, तो वो जो इंग्लिश वाले जो है उसमें प्रेम बिहारी रायजादा है, वो इंग्लिश वाला जो है कैलीग्राफी किए। तो ये आप याद रखेंगे, बिहारी जो है वो इंग्लिश वाला जो कैलीग्राफी किए हैं बिहारी। और वहीं पे जो हिंदी वर्जन का जो कैलीग्राफी किए हैं, तो वो किए हिंदी वर्जन का वसंत कृष्णन जो है, हिंदी वर्जन का कैलीग्राफी किए हैं वसंत कृष्णन। संविधान के जो चारों साइड में देखेंगे आपकी कितने अच्छा डेकोरेटेड है, ब्यूटीफाइड की है। तो उसको जो है डेकोरेशन और ब्यूटीफाई किसने किया है, वो है नंदलाल बोस एंड BR सिन्हा। इन दोनों ने मिलकर के जो है संविधान को ब्यूटीफाई किया। तो कैलीग्राफी हिंदी वर्जन में याद रखेंगे कैलीग्राफी इंग्लिश वर्जन में याद रखेंगे बिहारी, और हिंदी वर्जन में वसंत कृष्णन। और जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? सर BN राव थे। एंड वहीं पे आपको पूछ लिया जाएगा कि जो है चीफ ड्राफ्ट पर्सन कौन है, तो वो थे SN मुखर्जी और BN राव के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। और जो है कौन सा सिंबल अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, तो वो क्या था? एलिफेंट जो थे, वो उस सिंबल को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना जो है जो सिंबल एज ए सिंबल अडॉप्ट किया था। तो दोस्तों हमने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान बनाने का जो पूरा प्रोसीजर था, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होता हुआ जितने सेशंस हुए उनमें डिफरेंट कमेटीज हो गई, और जो है कितने सेशन हुए, फिर उसमें जितने मेंबर्स थे उन सब के बारे में बात किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, चीज़ें हैं, तो आपको याद रखनी पड़ेगी। एक बार हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो हमें थीम्स बताता है, आइडिया देता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होने वाला है। कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार होगा तो हम समरी निकालेंगे वहाँ से, प्रियम्बल। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है 13 दिसंबर 1946 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया, अडॉप्ट हुआ 22 जनवरी 1947 में अडॉप्ट किया गया, और जो एक्चुअल बैठक हुई 13 दिसंबर 1947 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको लाया गया था, ठीक।
और जो है यहाँ माउंटबेटन प्लान से रिलेटेड की जो सबसे पहला माउंटबेटन प्लान जो है वही पार्टीशन को एक्सेप्ट किया था, और जो है इंडिया पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेटस दे दिया। और ये 3 पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉवरेन बॉडी बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, और 2 अलग अलग फंक्शन कर दिए गए, और जो है यहाँ मुस्लिम लीग अलग अपना चला गया पाकिस्तान के लिए। और जो यहाँ पे जो फर्स्ट स्पीकर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जीवी मावलंकर जो है इंडिया के जो फर्स्ट जो है स्पीकर है, और ये जो फैक्ट्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और बार बार रिवाइज करते रहिए। आप, मैं कुछ रिपीट बोलता हूँ तो आप भी रिपीट करते रहिए, उसको नोट कर लीजिए। अगर आप यहाँ तक देखे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपका कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लग रहा है और कौन सा चीज़ें हैं जो आपको नहीं आ रहा है, नया था आपके लिए। तो आप बताएंगे कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। हर एक लाइक, कमेंट और शेयर जो है हमें बहुत मोटिवेट करता है, क्योंकि ये जो है हमने जो पढ़ाया, तो ये एक्चुअली में क्या हो गया कि हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था और पूरा जो है साउंड उसमें ढंग से नहीं आया था माइक के साथ, तो हमने दोबारा इसको रिकॉर्ड किया है, आपको दिख रहा होगा। तो हमारी बहुत मेहनत लगी है, तो सो थैंकफुल आपकी। लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। जय हिंद।